अच्छा भाई, टॉपिक का नाम है इंस्पायरेशन और एक्सपायरेशन में डिफरेंस। आज हमने करना बहुत आसान और सिंपल सा टॉपिक है। इंस्पायरेशन और एक्सपायरेशन होता क्या है बट हम इसको एक और भी नाम देते हैं, आल्सो कॉल्ड। हम इसको एक और भी नाम देंगे और इसका एक और भी नाम है इनहेलेशन भी कहते हैं। तो आप इनहेलेशन कह दें इसको, और एक्सपायरेशन को दूसरा नाम देते हैं एक्सहेलेशन भी कह सकते हैं। तो एक्सहेलेशन और इनहेलेशन में फ़र्क क्या है? बड़ा इनहेलेशन में या इंस्पायरेशन में जो एयर है, हवा, ये मूव करती है, मूव फ्रॉम आउटसाइड टू इनसाइड। ये बाहर से अंदर की तरफ आती है, आउटसाइड टू इनसाइड ऑफ लंग्स। फेफड़ियां दे अंदर हवा दा आना बाहरों दी मेरे बच्चों को कहते हैं, दे आर कॉल्ड इंस्पायरेशन कहलाया जाता है। अंदर की तरफ, इनका मतलब अंदर की तरफ आना। एक्सपायरेशन का मतलब क्या होगा बेटा? एयर का मूव करना कहाँ से? फ्रॉम इनसाइड टू आउटसाइड, फ्रॉम लंग्स, फेफड़ों से मेरे बच्चे बाहर की तरफ हवा का निकलना, दे आर कॉल्ड एक्सपायरेशन है। अच्छा बेटा, इंस्पायरेशन में होता क्या है? मिसाल के तौर पे ये लंग्स हैं, ये जो बना रहा हूँ छोटे छोटे से बनाऊंगा, ये लंग्स हैं, ये बेटा ये लंग्स हैं। अब ये जो लंग्स हैं, इस दौरान इस लंग्स का वॉल्यूम बहुत ज़्यादा हुआ है। लंग्स का वॉल्यूम क्यों ज़्यादा हुआ? क्योंकि इसके जो रिब्स के मसल हैं वो कॉन्ट्रैक्ट होकर ऊपर की तरफ रिब्स उठ गई हैं, और इसके नीचे जो डायाफ्राम है वो भी कॉन्ट्रैक्ट होकर लेस डोम की तरह हो गया है, लेस गुंबद की तरह हो गया, मतलब कि कम गुंबद की शक्ल में हो गया, ये नीचे की तरफ जा चुका है, और जो पसली हैं ये बाहर की तरफ उड़ चुकी हैं। तो जब वॉल्यूम ज़्यादा हुआ, बाहर से हवा अंदर आ गई। और साथ में एक्सपायरेशन में क्या होगा? जो लंग्स है इनका वॉल्यूम कम हुआ होगा। अब वॉल्यूम कब कम होता है? जब मेरे बच्चे लंग्स का वॉल्यूम उस वक़्त कम होता है, ये उनका साइज़ उस वक़्त छोटा होता है जब मेरे बच्चे रिब्स जोन सी हैं वो दोबारा रिलैक्स होती हैं उसके मसल्स, और ये नीचे की तरफ दोबारा चले जाती हैं, नीचे की तरफ आ जाती हैं, और जो डायफ्राम है दोबारा रिलैक्स होता है और ये दोबारा गुंबद की तरह ज़्यादा आपको नजर आता है, ज़्यादा डोम लाइक होता है। तो यहाँ पर क्या हुआ? ये डोम लाइक हो गया, और रिब्स जोन से वो अंदर की तरफ आपको नज़र आती हैं कि वो उठी हुई नहीं है, वो नीचे की तरफ हो चुकी है। तो मेरे वजह इंस्पायरेशन में क्या होगा, आपने ये याद रखना है कि यहाँ पे जो रिब्स मसल हैं, रिब्स मसल्स, ये मेरे बच्चे इंस्पायरेशन के दौरान कॉन्ट्रैक्ट होते हैं, ये कॉन्ट्रैक्ट होते हैं। मैंने आपको बता दिया है, ये मैंने कब कहा है? ड्यूरिंग इंस्पायरेशन, इंस्पायरेशन के दौरान। अब मेरे बच्चे जब इंस्पायरेशन के दौरान रिब्स मसल कॉन्ट्रैक्ट हुए हैं तो फिर क्या होगा? फिर मेरे बच्चे एक ही काम होगा, दैन रिब्स जो पसली हैं ये मेरे बच्चे आप देखेंगे, दैन रिब्स बिकम आउटवर्ड या अपवर्ड, ऊपर की तरफ हो जाएंगी, एंड फॉरवर्ड, और आगे की तरफ हो जाएंगी। ये आपको उस वक्त नज़र आएगा जब मेरे बच्चे इंस्पायरेशन हो रही है। एक्सपायरेशन में जो रिब्स मसल्स हैं ये बड़ा क्या होंगे? रिलैक्स हो जाएंगे, दोबारा कॉन्ट्रैक्ट से रिलैक्स हो जाएंगे ड्यूरिंग एक्सपायरेशन, एक्सपायरेशन के दौरान। तो लो मेरे बच्चों, जब ये रिलैक्स हो गए हैं तो फिर मेरे बच्चे क्या होगा? देन रिब्स जो पसली हैं बिकम इनवर्ट, पहले अपवर्ड था, यहाँ पे क्या हो जाएगा? इनवर्ट। वहाँ पे क्या था? फॉरवर्ड। यहाँ पे क्या आ जाएगा बेटा? बैकवर्ड। इनवर्ड हो जाएंगी और बैकवर्ड हो जाएंगी। अब मेरे बच्चे देखा जाए, एक और मसल था जो कि फ्लोर ऑफ चेस्ट कहलाया जाता है, जिसको हम डायाफ्राम कहते हैं। तो बड़ा यहाँ पे डायाफ्राम जो मसल है, डायाफ्राम मसल, वो भी आपको पता है इंस्पायरेशन के दौरान कॉन्ट्रैक्ट होता है, मसल कॉन्ट्रैक्ट्स, ठीक है। फिर मेरे बच्चे क्या होगा? कॉन्ट्रैक्ट होने के बाद देन, और फिर मेरे बच्चे क्या होगा? देन डायफ्राम, जो डायफ्राम है ये कभी ना भूलना, डायफ्राम बिकम लेस डॉम। ये ज़्यादा गुंबद की शक्ल में आपको नज़र नहीं आता, ये आपको ऐसे नीचे जाता हुआ नज़र आता है। दूसरी तरफ जब एक्सपायरेशन होगी तो याद रखिएगा यहाँ पे क्या होगा? डायफ्राम मसल रिलैक्स होगा, यहाँ पर कॉन्ट्रैक्ट नहीं होगा। क्या होगा बेटा? रिलैक्स होगा। और आपको पता है जब रिलैक्स होगा तो फिर मेरे बच्चे जो डायफ्राम है बिकम्स
मोर डोम लाइक, तो ये ज़्यादा गुंबद की शक्ल में आपको नज़र आएगा, जो कि डायफ्राम है। और ये उस वक़्त होगा जब मेरे बच्चे जो डायफ्राम है ये आपको रिलैक्स हालत में नज़र आता है। किस हालत में बेटा? रिलैक्स हालत में आपको नज़र आता है। अच्छा बेटा, जब इंस्पिरेशन होगी तो ये सारा काम जब होगा, जब पसलियाँ ऊपर होगी, डायफ्राम नीचे होगा, तो रिजल्ट क्या होगा? तो बेटा रिजल्ट एक ही होगा, इंक्रीज द वॉल्यूम ऑफ लंग्स। ये कभी ना भूलेगा, इंक्रीज द वॉल्यूम ऑफ लंग्स। जो फेफड़ों का वॉल्यूम है वो ज़्यादा होगा, तो जिस वजह से हवा बाहर से अंदर की तरफ आ जाएगी। ठीक हो गया बेटा? साथ वाले में क्या होगा? इधर भी आप देख सकते हैं, रिजल्ट में आपको एक ही चीज़ नज़र आएगा। और रिजल्ट में याद रखिएगा यहाँ पे क्या होगा? यहाँ पे डिक्रीज द वॉल्यूम ऑफ लंग्स होगा, यहाँ पे वॉल्यूम कम हो जाएगा। तो यहाँ पे आपको क्या नज़र आएगा? डिक्रीज द वॉल्यूम ऑफ लंग्स। जो फेफड़ों का वॉल्यूम है वो आपको यहाँ पे क्या नज़र आएगा बेटा? कम होता हुआ नज़र आएगा। तो ये तो मेरे बच्चे डिफरेंस जो कि हमने देखा है इंस्पायरेशन और एक्सपायरेशन के अंदर। अच्छा बेटा, एक छोटा सा टॉपिक था जो कि मैंने बता दूं, वो किताब से ही आप कर लीजिएगा। वो है बेटा प्रॉपर्टीज़ ऑफ रेस्पिरेटरी सरफेस। ये एक छोटा सा टॉपिक है जिसमें आपने 4 पॉइंट देखने होते हैं। ज़रा सा बता देता हूँ, ये आपने बुक से देख लेना, छोटे से पॉइंट है। एक मेरे बच्चे, जहाँ पे रेस्पिरेशन होती है वो सरफेस एरिया लार्ज और मॉइस्ट होना चाहिए, लार्ज एंड मॉइस्ट सरफेस होना चाहिए। एक तो ये पॉइंट था। और ये आपको पता है कि लार्ज इसलिए ताकि गैस एक्सचेंज हो सके प्रॉपर तरीके से। और याद रखिएगा, जैसे गिल्स हैं, गिल्स मछली के, वो लार्ज और मॉइस्ट सरफेस एरिया होता है। और साथ ही साथ जैसे लंग्स हमारे, वो भी लार्ज और साथ ही साथ मॉइस्ट सरफेस एरिया होते हैं। दूसरा जो पॉइंट ये है मेरे बच्चे, वहाँ पे लिखा हुआ वेंटिलेशन। अच्छा, वेंटिलेशन का मतलब ये है कि वहाँ पे ग्रेडियंट होना चाहिए। ग्रेडियंट का मतलब ये होता है कि एक जगह पर गैसों की अमाउंट ज़्यादा होनी चाहिए, एक जगह पे गैसों की अमाउंट कम होनी चाहिए, ताकि ग्रेडियंट बन सके, ताकि हायर से लोअर की तरफ गैस मूव कर सके, डिफ्यूजन का प्रोसेस हो सके। तो वेंटिलेशन वाला जो ग्रेडियंट है वो लाजमी होना चाहिए उस जगह पर जहाँ पर गैस एक्सचेंज होनी है। एक मेरे बच्चे पॉइंट है थिन एपिथेलियम। और बेटा थिन एपिथेलियम का मतलब यही है कि जहाँ पर गैस एक्सचेंज होनी है वहाँ पर आपको ऐसा डिस्टेंस होना चाहिए, ऐसा शॉर्ट डिस्टेंस होना चाहिए ताकि वहाँ पे डिफ्यूजन हो सके। जैसे थिन एपिथेलियम का मतलब यही है कि हमारी बॉडी के अंदर देखा जाए तो जो एयर और जो ब्लड है इसको सेपरेट करने वाला जो सेल है वो थिन एपिथेलियम, जो कि 2 सेल हैं जो कि सेपरेट करते हैं। तो शॉर्ट डिस्टेंस है ताकि आसानी से गैसेस एक्सचेंज हो सके। चौथे पॉइंट में ये बताया गया कि मेरे बच्चों वहाँ पर जहाँ पे गैस एक्सचेंज होने, जैसे फेफड़े हो गए या अल्वोलाई हो गए या गिल्स हो गए, वहाँ पे एक चीज़ लाजमी होनी चाहिए, नेटवर्क ऑफ कैपिलरीज। तो कैपिलरीज एक ऐसा लेवल है जहाँ पे स्टीप ग्रेडियंट होता है। यहाँ पे जो ब्लड फ्लो होता है वो प्रॉपर एक स्टीप ग्रेडियंट के फॉर्म में होता है। और कैपिलरीज के अंदर पोर्ट्स भी होते हैं। तो जहाँ पे गैस एक्सचेंज होनी है वहाँ पे वेन और आर्टरी नहीं, वहाँ पे बेटा क्या होना चाहिए? नेटवर्क ऑफ कैपिलरीज होने चाहिए ताकि गैस एक्सचेंज। ये 4 पॉइंट है, ठीक है, प्रॉपर्टीज ऑफ सरफेस एरिया में। तो जो आपने ये 4 पॉइंट अक्सर पेपर में शॉर्ट क्वेश्चन में लाजमी तौर पर आ जाता है, राइट द 2 प्रॉपर्टीज ऑफ रेस्पिरेटरी गैसेस। तो आपने लिख देना 2 सरफेस एरिया के 1 पॉइंट, ये लिख दें, ये लिख दें, कोई भी 4 में से लिख दें। तो ये अक्सर पेपर में ये रेस्पिरेटरी सरफेस के बारे में शॉर्ट क्वेश्चन आ जाता है। तो आपने ये इसका जो थ्योरी है ये बुक से लिख लीजिएगा। ये बेसिकली 4 पॉइंट है जो कि रेस्पिरेटरी सरफेस के अंदर आती हैं। ओके बेटा, अल्लाह हाफिज़।